हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन अड्डा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं आधुनिक काल के प्रश्न। हम हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज से हम शुरुआत करेंगे आधुनिक काल के प्रश्न की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बीपीएससी, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसबी, नेट जीआरएफ, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला प्रश्न है आज का हमारा, जो बीपीएससी टीजीटी परीक्षा में आया हुआ है 2023 में। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आधुनिक काल में जो गद्य का अभाव है वो सबसे क्या है, प्रभाव वाली घटना है। ठीक है, आभार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन, पहला है आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। दूसरा है विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का जो प्रवर्तन हुआ है वो किससे हुआ है? नाटक से। ये कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये शुक्ल के कथन है। सेकंड है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो सदल मिश्र की रचना है नासिकोतोपाख्यान। नासिकोतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। एनवीएस टीजीटी 2022 का ये प्रश्न है। सदल मिश्र बिहार के निवासी थे। सदल मिश्र जो है वो बिहार के निवासी थे। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में भाषा पंडित या भाषा मुंशी के रूप में कार्य किया था। नासिकोतोपाख्यान या चंद्रावती, रामचरित्र या रामचरित हिंदी पार्शियन वोकैबुलरी की इनकी रचनाएं हैं। रामचरित्र आध्यात्म रामायण का हिंदी अनुवाद है। जो रामचरित्र है वो है आध्यात्म रामायण का हिंदी अनुवाद। ठीक है। हिंदी खड़ी बोली गद्य के नायक लल्लू लाल की रचनाएं हैं और उनके बारे में है। लल्लू लाल ईशा अल्लाह खां हैं और राम प्रसाद निरंजनी हैं। तो लल्लू लाल आगरा के निवासी हैं। प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधवनल इत्यादि के रचनाकार हैं। ईशा अल्लाह खां उदय भानचरित या रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। उदय भानचरित जो है उसी का नाम है रानी केतकी की कहानी, और ये ईशा अल्लाह खां की रचना है। राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। राम प्रसाद निरंजनी। भाग्यवती पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा 1877 ईस्वी में रचित उपन्यास है। भाग्यवती पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा 1877 ईस्वी में रचित उपन्यास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो अभी हमने देखा प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर है लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। एनवीएस टीजीटी 2022 में आया हुआ प्रश्न है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी के गद्य के जनक जो माने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। वस्तुतः भारतेंदु का उदय हिंदी साहित्य के लिए नव जागरण एवं गतिमयता का प्रेरक रहा है। इन्होंने नाटक विधा को एक नवीन दृष्टिकोण भी दिया। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है।
तो इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है? आषाढ़ महामात्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वसार, हिंदी भाषा। अब आषाढ़ महामात्य जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा और भक्ति सर्वसार ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। टीजीटी 2021 का प्रश्न है ये। भक्ति सर्वसार, अपवर्ग पंचक तथा हिंदी भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, जबकि आषाढ़ महामात्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। प्रमुख रचनाएं हैं वैशाख महामात्य बैकुंठमणि शुक्ल, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, रूप रहस्य श्याम सुंदर दास, अगहन महामात्य बैकुंठमणि शुक्ल। वैशाख महामात्य, अगहन महामात्य, बैकुंठमणि शुक्ल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया? तो क्या दिया गया है? आधुनिक काल। ठीक है। और ये देखिए केवीएस परीक्षा का 2014 का प्रश्न है, जो केवीएस में 2014 में आया था। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य एवं विचारों के संपर्क और उनके साथ संघर्ष से चेतना की एक नई लहर दौड़ी, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप से सन 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि मानी जाती है। प्रतीकात्मक रूप से 1850। ठीक है। यह तिथि आधुनिक साहित्य के महान प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि भी है। यानी 1850 जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि भी है। अधिकांश विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल नाम से अभिहित किया है। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का प्रयोग, तो जातीय शब्द का जो प्रयोग किया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। जातीय शब्द का प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी जाति की अवधारणा डॉक्टर रामविलास शर्मा की एक मौलिक अवधारणा है। उनकी सभी स्थापनाओं में से यह स्थापना सर्वाधिक विवादग्रस्त रही है। हिंदी जाति की जो अवधारणा है ये सबसे ज़्यादा विवादग्रस्त रही है। इनकी इस स्थापना में वे जाति शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय के अर्थ में करते हैं। इस अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। इस अर्थ में मतलब राष्ट्रीय के अर्थ में, राष्ट्रीय के अर्थ में सबसे पहले जो जाति शब्द का प्रयोग किया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। उसके बाद कार्तिक प्रसाद व महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी किया। सबसे पहले राष्ट्रीय के अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, उसके बाद कार्तिक प्रसाद ने किया और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। जिसकी चर्चा करते हुए रामविलास शर्मा जी लिखते हैं, हिंदी में तथा भारत की अन्य भाषाओं में जाति शब्द पेशेवर बिरादरी, नस्ल और कौम के लिए प्रयुक्त होता रहा है। कौम के लिए उसका प्रयोग अपेक्षाकृत नया नहीं है। ये रामविलास शर्मा ने कहा है कि जो कौम के लिए उसका प्रयोग है वो कोई नया नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जातीय संगीत नामक निबंध में प्रदेशगत जाति की संगीत की चर्चा की थी, किसी पेशेवर बिरादरी के संगीत की नहीं। श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित जनवरी 1902 की सरस्वती में कार्तिक प्रसाद के लेख का शीर्षक था महाराष्ट्रीय जाति का अभय युद्ध। जाति और साहित्य के संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने
वर्ष 1923 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के कानपुर अधिवेशन में कहा था, जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव या उसकी न्यूनता आपको दिखाई पड़े, आप यह निश्चित समझिए कि वह जाति असभ्य की व अपूर्ण सभ्य है। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है, उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। अतः स्पष्ट है कि हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। यानी कि जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में जो सर्वप्रथम प्रयोग किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, उसके बाद जो किया वो कार्तिक प्रसाद ने किया, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, तो वो नाम क्या है हमारा? गद्य काल। आधुनिक साहित्य को गद्य काल भी कहते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वतंत्रता काल या गद्य काल से भी अभिहित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इस दृष्टि से इस काल को गद्य काल भी कहा जा सकता है। यानी कि जो सबसे आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है वो गद्य की है, तो इसलिए इसे गद्य भी कहा जा सकता है। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल है उसको क्या नाम दिया है? तो शुक्ल ने उसे गद्य काल कहा है। शुक्ल ने कहा है गद्य काल। नेक्स्ट है 10 नंबर, NVS TGT 2022 में आया हुआ है। गंगा अवतरण काव्य के रचनाकार का क्या नाम है? गंगा अवतरण काव्य के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है गंगा अवतरण। ठीक है, NVS में आया हुआ है लास्ट ईयर। गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की काव्य रचना है। उद्धव शतक, हिंडोला, हरिश्चंद्र, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, गंगा लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक भी इन्हीं की काव्य रचनाएं हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है काव्य रचना है गंगा अवतरण, और बाकी अन्य हैं उद्धव शतक, हिंडोला, हरिश्चंद्र, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, गंगा लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक। ये सभी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है 11, ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि यानी कि आधुनिक काल में जिन्होंने ब्रजभाषा में रचना की वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने आधुनिक काल में भी ब्रजभाषा में रचना की हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं देखते हैं। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इन्हें ब्रजभाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। ब्रजभाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनके प्रसिद्ध काव्य हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, कलकाशी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश शवसार, घनाक्षरी नियम, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकरण पदावली आदि हैं। ये सभी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। आगे है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1867 ईस्वी में वाराणसी में तथा मृत्यु 1932 ईस्वी में हरिद्वार में हुई। ठीक है, बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे।
सतसई पर लिखी गई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवत्ता में बेजोड़ है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई पर टीका लिखी है। बिहारी रत्नाकर। उद्धव शतक 1929 ईस्वी ब्रज भाषा में लिखी गई है। यह काव्य का एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो एक और तो अपने में प्रबंध ग्रंथ प्रतीत होता है और दूसरी ओर मुक्तक, यानी उद्धव शतक जो है वो प्रबंध भी है, प्रतीत होता है और मुक्तक भी लगता है। और उद्धव शतक में 118 छंद हैं, वो है रोला। रोला छंद में लिखा गया है उद्धव शतक और इसमें 118 छंद हैं। नेक्स्ट है रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो अभी हमने देखा रत्नाकर शब्द है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट है इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की अभी हमने देखी थी उद्धव शतक। उद्धव शतक जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है। उद्धव शतक के लेखक हैं, तो उद्धव शतक के लेखक कौन है? अभी हमने देखा था उद्धव शतक के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक। नेक्स्ट है 15 रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? अभी हमने देखा जगन्नाथ दास कृत उद्धव शतक जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो उद्धव शतक की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। नेक्स्ट है खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा। तो खड़ी बोली को प्रधानता देने में जो सर्वाधिक योगदान रहा है वो रहा है आर्य समाज का। आर्य समाज का खड़ी बोली को प्रधानता देने में योगदान रहा। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने अहिंदी भाषी होने पर भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में प्रकाशित कर उसको आर्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। उपयुक्त सभी संस्थानों में खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान आर्य समाज का था। ठीक है, जो दयानंद सरस्वती थे वो अहिंदी भाषी थे। ठीक है, वो हिंदी भाषी नहीं थे। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले, तो हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा किसने दिया? वो दिया दयानंद सरस्वती ने। ये भी KVS में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदी को आर्य दयानंद सरस्वती ने दिया। 18 है उद्धव शतक में डैश छंद है। तो उद्धव शतक में कितने छंद हैं? उद्धव शतक में मैंने आपको बताया था 118 छंद हैं और यहाँ पर 118 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। उद्धव शतक में 118 छंद हैं और वो है रोला। ठीक है। राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विहर वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 छंद हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। यह भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण विषय है। इसका विषय क्या है? गोपी और उद्धव का संवाद। उद्धव शतक एक तरह से विहर काव्य है, किंतु विहर की तीव्र अनुभूति के साथ गोपियों का उत्कट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इसे कुछ समीक्षक श्रृंगार काव्य ही मानते हैं, पर लेकिन कुछ क्या मानते हैं? इसको श्रृंगार काव्य मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की हैं। उन्होंने अंग्रेजी कवि पॉप के एसे ऑन क्रिटिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया। एसे ऑन क्रिटिज्म का रोला छंद में अनुवाद किसने किया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। और किस नाम से किया है? समालोचना दर्शन नाम से। रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगा अवतरण, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक तथा फुटकल रचनाएं हैं।
रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका, मासिक मतलब महीने में एक बार वाली मासिक पत्रिका, फारसी और संस्कृत के ज्ञाता, प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ, विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगा अवतरण पर हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयाग ने पुरस्कार प्रदान किया। किस पर? गंगा अवतरण पर। सन 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बने। जगन्नाथ दास रत्नाकर कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बने 1930 में। नेक्स्ट है 19। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो जो गंगा अवतरण है वो रोला छंद में लिखा गया है। हमने देखा था अभी गंगा अवतरण रोला छंद में लिखा गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा अवतरण काव्य रोला छंद में लिखा गया है, किंतु इनका प्रिय छंद कवित्य है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो गंगा अवतरण लिखा है वो रोला छंद में लिखा है, लेकिन इनका जो प्रिय छंद है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का प्रिय छंद कौन सा है? तो वो है कवित्य है। उद्धव शतक की हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहने सबे लगो में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? तो ये पुनरुक्ति क्या है? भाव उत्कर्ष ही तो हो रहा है इसमें। बार बार पूछ रहे हैं ना, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। उपयुक्त पंक्तियाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक से ली गई हैं। उद्धव के ब्रज पहुँचते ही गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए अति उत्कंठित एवं व्याकुलता से दौड़ पड़ती हैं, जो भाव उत्कर्ष का प्रतीक है। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? कालिदास का नाटक है शकुंतला, उसका खड़ी बोली में जो अनुवाद किया है वो क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। कालिदास कृत संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में सर्वप्रथम अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला शीर्षक से किया। कालिदास की रचना है, नाटक है उनका अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो खड़ी बोली में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने किया, और राजा लक्ष्मण सिंह ने किस नाम से किया? शकुंतला नाटक, शकुंतला नाम से। ठीक है। नेक्स्ट है 22। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन एवं स्टिल ने किया। यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या रामचंद्र शुक्ल का? तो जो ये विचार है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टिल कहा है। प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को स्टिल कहा है। ठीक है। अब शुरुआत करते हैं भारतेंदु युग के प्रश्नों की, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। पहला है, निम्नलिखित कथनों स्थापन ए और तर्क बी पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, भारतेंदु युग में मध्यकालीन और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, ए और बी दोनों ही ठीक है। भारतेंदु युग आधुनिकता और मध्यकालीन संक्रमण काल का काल था। इस समय भाषा का द्वंद्व, ब्रज बनाम खड़ी बोली और साहित्य प्रवृत्तियों का द्वंद्व रहा है।
स्थापना सही है, दिया गया तर्क भी सही है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण की दौर से गुजर रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है 24, भारतेंदु काल को किस काल की संज्ञा दी गई है? तो भारतेंदु काल जो है उसे किस काल की संज्ञा दी गई है? तो उसे पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी गई है। भारतेंदु काल को हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी गई है। द्विवेदी युग, द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी गई है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास तथा बच्चन सिंह द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में भारतेंदु काल के लिए पुनर्जागरण काल शब्द का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन सिंह की जो लिखी गई हैं उनमें पुनर्जागरण काल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है 25, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम। अभी हमने देखा भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है, तो वो है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र पुनर्जागरण काल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का टाइम रहा है 1850 से 1885 के रचना काल को दृष्टि में रखकर विक्रम संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है और इस काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना है। ठीक है। नेक्स्ट है 26, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन मुँह से, यह पंक्ति किस कवि की है? भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, तो ये किसकी है? पहला है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है ठाकुर जगमोहन सिंह, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं। उपयुक्त पहेली बद्ध काव्य रचना के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसके आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। भारतेंदु हरिश्चंद्र जहाँ एक तरफ अंग्रेजों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका विरोध भी किया है। तब लो बहु सोए वत्स तुम जागे नहीं को जतन, अब तो रानी विक्टोरिया जगहो सुत भय छाड़ी मन। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं ये भी। ठीक है। तो नेक्स्ट है 27, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिये को सूल। कविता किस पत्र में छपी थी? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है हिंदी प्रदीप, तीसरा है आनंद कादम्बिनी, चौथा है नागरी नीरद। तो ये छपी थी हिंदी प्रदीप में। हिंदी प्रदीप में छपी थी ये पंक्तियाँ। देखो पीजीटी एनवीएस टीजीटी 13 और 22 का आया हुआ प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग के समक्ष दिए गए पदबद्ध भाषण में स्वभाषा एवं स्वराष्ट्र के प्रति दायित्व बोध और प्रेम फूट पड़ा और उनका यह भाषण हिंदी प्रदीप में छपा था। ठीक है। नेक्स्ट है 28, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिय को सूल। यह किसका कथन है? तो अभी हमने देखा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट है 29 है हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और
आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता तथा साहित्यकार हैं तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक, आधुनिक चेतना के प्रणेता तथा साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत और उनके युग को हिंदी नवोत्थान का युग माना जाता है। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में आलोचकों का मत। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है, रामविलास शर्मा ने कहा है कि भारतेंदु युग का जो साहित्य है वो व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। भारतेंदु ने साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। ये कहते हैं शुक्ल का कथन है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया और वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हैं। ये शुक्ल का कथन है। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। ये हमारा रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। नेक्स्ट है 30। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो भारतेंदु कालीन उपन्यास जिससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है वो है परीक्षा गुरु जो है ये भारतेंदु कालीन उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत जिससे मानी जाती है ये है परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु के जो रचनाकार है वो है लाला श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। उपन्यास की रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली? बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 माना जाता है। इससे पूर्व श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भाग्यवती 1877 शीर्षक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। अतः स्पष्ट है कि भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। 100 अजान एक सुजान 1892 का है, बालकृष्ण भट्टकृत। और चंद्रकांता 1888 देवकीनंदन खत्री कृत। बच्चन सिंह चंद्रकांता को 1891 ईस्वी की रचना मानते हैं। और बच्चन सिंह मानते हैं कि जो चंद्रकांता है वो 1891 यानी 1891 की है। नेक्स्ट है 31। तदीय समाज से किसका संबंध था? तो तदीय समाज से संबंध था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था तदीय समाज से। भारतेंदु भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उन्होंने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। किस लिए की? वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 ईस्वी में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम केवल मूल नाम जो है वो हरिश्चंद्र है, भारतेंदु क्या है? उपाधि। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है।
हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से होती है। यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक लिखने की शुरुआत होती है वो बंगला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से होती है। बंगला का नाटक है उसका उन्होंने अनुवाद किया है 1867 में। उन्होंने सन 1867 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं निकाली। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि जो दी गई अभी हमने देखा था 1880 में दी गई। 1880 में दी और किसने दी? काशी के विद्वानों ने। काशी के विद्वानों ने 1880 में हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि दी। नेक्स्ट है 34 अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पेधन विदेश चली जाए इहे अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये पंक्तियाँ जो लिखी गई हैं ये लिखी गई हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का मूल कथ्य राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व है। जो ये पंक्तियाँ हैं इनका जो मूल कथ्य है वो है राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व है। भारतेंदु काल ब्रिटिश उपनिवेश का काल था। ब्रिटिश उपनिवेश में भारत सभी दृष्टियों से परास्त हो गया। भारत को पूर्णतः मटिया मेट कर यहाँ की सारी संपत्ति को अपने देश की ओर ले जाना ब्रिटिशों का एकमात्र लक्ष्य था। भारतेंदु भारत दुर्दशा के पहले अंक में ही यह सूचित करते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पेधन विदेश चली जाए इहे अति ख्वारी। भारत दुर्दशा नाटक की चर्चित पंक्ति हैं रोबऊ सब मिलके जावऊ भारत भाई। ठीक है। नेक्स्ट है 35 अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पेधन विदेश चली जाए इहे अति ख्वारी। इन पंक्तियों का मूल कथ्य निम्न में से कौन सा है? तो अभी हमने देखा राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व है। राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व है। ठीक है। नेक्स्ट है 36 रोवऊ सब मिलके आहू भारत भाई हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई। इनमें से कौन उपयुक्त पंक्ति के रचयिता है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है। नेक्स्ट है 37 धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। इस पंक्ति के लेखक है धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। तो इन पंक्ति के जो लेखक हैं वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्तियां हैं धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। भारतेंदु कालीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति तो अनेक बार दिखाई पर उनकी राष्ट्रीय भावना केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। अंग्रेजों की विचारधारा और देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने यथेष्ट प्रेरणा ली, जिसका फल यह हुआ कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर वे संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ इसी तथ्य को स्पष्ट करती हैं। देश के उत्कर्ष अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग यानी कि भारतेंदु युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीजवापन का महत्वपूर्ण कार्य किया।
ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, देशभक्ति की भावना बाद में मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती में लक्षित हुई। भारतेंदु की विजयिनी विजय वैजयंती, प्रेम घन की आनंद अरुण उदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया वसंत, राधा कृष्णदास की भारत बारामासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। ठीक है। हमारो उत्तम भारत देश काव्य पंक्तियाँ राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित हैं, जो देशभक्ति भावना को परिलक्षित करती हैं। प्रेमघन ने हार्दिक हर्षादर्श कविता में भारत का शासन अधिकार लेने वाली महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा है कि यह सनाथ भोले भारत की प्रजा अनाथन। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का गुणगान किया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का गुणगान किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। प्रेमघन ने राजभक्ति भारत सरिस और ठोर कहु नाही कहकर विदेशी शासकों को आश्वस्त किया। तो अंबिका दत्त व्यास ने जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश द्वारा रानी विक्टोरिया के प्रति आभार प्रकट किया। ठीक है। नेक्स्ट है 38। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की? लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की? तो सच्ची समालोचना की है बालकृष्ण भट्ट ने। सच्ची समालोचना की है बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युगीन प्रतिनिधि रचनाकार हैं। इन्होंने लाला श्रीनिवास दास कृत नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इन्हें हिंदी आलोचना का जन्मदाता माना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी आलोचना का जन्मदाता माना है किसको? बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिसन तथा हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं। इन्होंने जीर्ण जनपद काव्य, भारत सौभाग्य और वैश्य विनोद नामक नाटक लिखा है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार हैं, इतिहासकार तथा आलोचक हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहासकार और आलोचक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिकता के नवदूत माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 39। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो मेघदूत का जो खड़ी बोली में अनुवाद किया है वो किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। भारतेंदु युग के कवियों ने खड़ी बोली और ब्रज भाषा में मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की अनेक रचनाओं के अनुवाद भी किए। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश और मेघदूत उल्लेखनीय कृतियां हैं, जिनमें भावांतरण की सरसता शैली का लालित्य, शुद्ध ब्रजभाषा तथा सवया छंद प्रयुक्त किया गया है। ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचनाएं ऋतुसंहार और मेघदूत विशेष उल्लेखनीय हैं। 40 नंबर है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? तो भारतेंदु युग के जो कवियों ने अधिकांशतः जो कविताएं की हैं वो की हैं ब्रज भाषा में, क्योंकि ब्रज भाषा चली आ रही थी रीतिकाल से, तो ब्रज भाषा में उन्होंने की हैं अधिकतर। 41 है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे।
अब्र नाम से कौन लिखता था? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादस, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि उनकी प्रमुख प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। 42 है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद जो किया है वो किया है लाला सीताराम ने। लाला सीताराम ने शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है। लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिनमें भूल भुलैया प्रमुख है। लाला सीताराम का उपनाम भूप था। उन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, घनाक्षरी समया में ब्रज भाषा का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। इनका एक ग्रंथ अयोध्या का इतिहास बहुत चर्चित है। इनकी कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे बैरगिया नाला। बैरगिया नाला। 43 है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का जो संग्रह है फूलों का गुच्छा है। खड़ी बोली में जो है उसका क्या नाम है? फूलों का गुच्छा। भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली में रचित कविताएं फूलों का गुच्छा नामक काव्य ग्रंथ में संग्रहित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रणेता, पितामह, प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगकालीन कवि कौन से हैं? भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं? हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त, व्यास। ठीक है, ये हैं भारतेंदु कालीन कवि। भारतेंदु कालीन प्रमुख कवि इस प्रकार हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। ये सब भारतेंदु कालीन कवि हैं। 45 है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो बाल मुकुंद गुप्त जो है वो भारतेंदु युग के नहीं हैं। श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र ये भारतेंदु युगीन हैं। नेक्स्ट है, बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। जो बाल मुकुंद गुप्त हैं वो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं शिव शंभू का चिट्ठा, चिट्ठे का खत, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन सिंह। ठीक है, ये सारे हैं भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार। नेक्स्ट है 46, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो इनमें से जो भारतेंदु युगीन लेखक हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जो है वो भारतेंदु युगीन लेखक हैं। 47 है, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। तो भारतेंदु युग के जो साहित्यकार इनमें नहीं हैं वो हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद भारतेंदु युग के नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 48, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में। ठीक है, 1884 ईस्वी में दिया था भारतेंदु ने अपना बलिया वाला व्याख्यान। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए ददरी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में यहाँ एक व्याख्यान दिया था जिसे बलिया वाला व्याख्यान या बलिया का भाषण के नाम से जाना जाता है। यही व्याख्यान भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में
सितंबर 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है 49, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति जो है वो भारतेंदु युग की विशेषता है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की काव्य शैली थी और उनके मंडल के कवि विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति किया करते थे। रामकृष्ण वर्मा, प्रेमघन आदि कवि तत्काल समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। भारतेंदु कालीन कविता की प्रमुख विशेषता देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना, जनवादी विचारधारा, प्राचीन पारिपाटी की कविता, कलात्मकता का अभाव, काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग, हास्य व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति, प्राचीन छंद। ठीक है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 50, क्वेश्चन नंबर 50, भारतेंदु युग के नाटककार। तो भारतेंदु युग के नाटककार कौन है इनमें से? वो है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के नाटककार हैं। भारतेंदु युग के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लिखने का गौरव प्राप्त है। उपन्यास के अतिरिक्त नाटक के क्षेत्र में भी उन्हें भरपूर ख्याति मिली। श्रीनिवास दास के प्रमुख नाटक प्रहत चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर आदि हैं।